नमस्कार सभी को। और आपका स्वागत है आज के हमारे इस वैसे तो आखिरी सेशन में। हम व्हाट्सएप और मोबाइल के फ़ोन के थ्रू जुड़े रहेंगे सभी सवालों के लिए, अपडेट्स के लिए, या फिर आपका जो भी प्रोग्रेस होगा वो आप हम तक पहुंचाते रहोगे। लेकिन फॉर्मली आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं, जैसे भक्ति मैडम ने बताया वैसे। तो हमने 17 जनवरी को कोर्स की शुरुआत की थी, हम पहली बार मिले थे। और आपको याद होगा हमने कुछ उद्देश्य रखे थे इस कोर्स करने के। एक तो हमने ऐसा कहा था कि हमें एक पोषक और स्वस्थ आहार हमें मिलना है। हमारे आजू-बाजू की जगह है उसमें हमें सब्जियाँ लगा के, शाक वाटिका बना के हमारी जो निर्भरता है हमारे बाज़ार के ऊपर उसको कम करना है। हो सके तो हमारे कुछ पैसे बचाने हैं। उसकी उसी के साथ आपको याद होगा हमने एक आखिरी उद्देश्य ऐसा भी रखा था कि हमें हमारा जो कूड़ा है, घर का कूड़ा, कचरा, उसका कंपोस्ट बनाना है और हमारा जो पानी है उसका भी हो सके तो हमें शाक वाटिका के लिए इस्तेमाल करना है, उसका पुनर्उपयोग करना है। ताकि इस ये सारी चीज़ें होने के बाद ही हम ऐसा कह सकें कि हम आत्मनिर्भर हमारी सब्जियों के लिए हो पाए हैं। तो उसी विषय में आज हम चर्चा करेंगे। आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि कचरा क्या होता है। मुख्य तौर पे हमारे घर का कचरा, अ, हमारा कूड़ा, किचन में से निकलने वाला कचरा जिसका कंपोस्ट हो सकता है, और हमारा घर का पानी, वो हम शाक वाटिका में अच्छे से शास्त्रीय पद्धति से साइंटिफिकली हम उसको कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। इसके ऊपर मैंने एक संस्कृत का श्लोक रखा हुआ है। ये श्लोक ऐसा कहता है कि अमंत्रम क्षर नास्ति नास्ति मूल औषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्य दुर्लभ। मतलब ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसका मंत्र में कोई यूज नहीं होता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है। ऐसी कोई मूली नहीं है जिसका औषधि में उपयोग नहीं होता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका कोई उपयोग नहीं है, वो बिना किसी काम का है। तो दुर्लभ क्या है कि योजकस्य दुर्लभ, मतलब योजक की कमी है, मतलब काम करने वाले की, उसका नियोजन करने वाले की कमी है। तो अगर हम इस श्लोक से ये सीख पाए कि कोई भी चीज खराब नहीं है, कोई भी चीज बिना काम की नहीं है, चाहे वो हमारा कचरा ही क्यों ना हो, हर चीज का उपयोग है। तो उसी तरह से हम हमारे किचन में से जो भी कचरा कूड़े के डब्बे में फेंक देते हैं, उसका हमें बहुत अच्छा उपयोग हमारे शाक वाटिका में हो सकता है। इससे दो फायदे होंगे। एक तो शाक वाटिका को बहुत ही अच्छा हमारे खुद का बनाया हुआ कंपोस्ट मिलेगा। दूसरा, हम पर्यावरण का काफी संतुलन बनाने में मदद करेंगे। तो अगर हम ये देखें कि कचरा क्या होता है, थोड़ा सा ये समझ ले कि कचरा क्या होता है जिसको हम कचरा कहते हैं। हमें सबको पता है कि इसका हम दो हिस्सों में इसको बांट सकते हैं। एक तो है जैविक कचरा और दूसरा है अजैविक कचरा। तो जैविक कचरे का आप काफी आसानी से शाक वाटिका के साथ उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैविक कचरे में भी हम उसका दो तरह से उसको देखते हैं। एक तो होता है कि गीला कचरा, जिसमें बचा हुआ खाना होगा रसोई घर का, या फिर खेत का बचा हुआ खाना, ये होगा कचरा होगा, मतलब जो भी हम उसको एग्रीकल्चर रेसिड्यू कहते हैं, या फिर खेत का खाद पतवार कहते हैं, वो हो सकता है। या फिर हम जब शहरों में रहते हैं तब सूखी पत्तियां होती है जिसको हम बाग का कचरा कहते हैं। तो सूखी टहनियाँ होती है, पत्तियाँ होती है, इन सबको हम गीला कचरा कहते हैं। भले ही सूखी पत्तियाँ सूख गई है, लेकिन हम उसको गीले कचरे में लेते हैं क्योंकि वो कभी गीली थी, मतलब वो कभी हरी थी, अभी वो हमें सूखी दिख रही है। ऐसा करने का कारण क्यों है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और हम सूखा कचरा किसको कहते हैं, बिल्कुल सूखा कचरा, कागज को, लकड़ी को हम सूखा कचरा कहते हैं, क्योंकि ये
बिल्कुल भी सूखा है और इसका खाद बनने में भी बहुत समय लगेगा। और थोड़ा शास्त्रीय भाषा में समझे तो इसका CN रेशो, कार्बन टू नाइट्रोजन रेशो बहुत ही कम है। ऐसे कचरे को हम सूखा कचरा कहते हैं। तो हमें इतना शास्त्रीय या फिर साइंटिफिक सोचने की या फिर समझने की अभी इस वक्त जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये समझना है कि सूखा और गीला कचरा योग्य मात्रा में अगर हम मिलाते हैं तो कंपोस्ट करने में आसानी होती है, जिसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। लेकिन जैविक कचरे को हम इन दो भागों में बांट सकते हैं। और अजैविक कचरा क्या है? जिसका जल्दी से कंपोस्ट नहीं होगा, जो नैसर्गिक तौर पे हमें नहीं पाया जाता है, जिसको हम फैक्ट्री में या फिर किसी एक ऐसी जगह में बनाते हैं जहाँ पे हम औद्योगिक प्रक्रिया से उसको गुजारते हैं, जैसे धातु हो, प्लास्टिक हो, कांच सामान हो। इसको हम अजैविक कहते हैं क्योंकि ये वापस डिकम्पोज नहीं होगा। तो हमने कंपोस्ट के सेशन में या फिर खाद के सेशन में ये देखा था कि अच्छा कंपोस्ट बनाने के लिए हमें क्या क्या जरूरतें होती है। तो जैसे हमने कहा कि एक तो हमें सही जीवाणु हमें चाहिए। ये नैसर्गिक तौर पे हमारे आजू बाजू में होते ही है। हमें जरूरत नहीं है कि वो हमें कहीं से खरीद के लाए। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि अभी ये जीवाणु हम बाजार से खरीद भी सकते हैं, ताकि कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया और जल्दी हो सके। उसमें हमें योग्य मात्रा में पानी चाहिए। योग्य मात्रा मतलब क्या, ये हमने पिछली बार देखा था, आगे भी हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमें अच्छा कंपोस्ट बनाने के लिए काफी सारा ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा कंपोस्ट बनाना है जिससे कोई भी बदबू ना आए, जिससे कोई भी ऐसा गैस ना निकले जो हानिकारक हो। इसलिए हमें बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए। और पानी और ऑक्सीजन का, हवा का एक संतुलन अगर हम बना पाए, ऐसा एक हमें डब्बा चाहिए। मतलब हमारा कचरा और जीवाणु ये दोनों मिक्स करके हमें एक ऐसे डब्बे में रखना है जिसमें पानी और हवा का संतुलन बनाए रखे। और हमने पिछले स्लाइड में जो देखा था, हमें गीला और सूखा दोनों भी कचरे का योग्य मात्रा चाहिए। क्यों? क्योंकि तभी पानी और हवा का संतुलन बनाए रखेगा। अगर ये नहीं है तो पानी और हवा का संतुलन नहीं बन सकता। भले हमारे पास बहुत ज्यादा सूखा कचरा है और बहुत ही कम गीला कचरा है, हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत है, बहुत सूखा कचरा मिल रहा है, और तो ऐसा नहीं हो सकता कि सूखे कचरे का जल्दी कंपोस्ट बन जाए। उसके साथ किचन का, रसोई घर का गीला कचरा भी योग्य मात्रा में होना चाहिए, तभी उसका कार्बन और नाइट्रोजन का रेशो योग्य मात्रा में होगा। ऐसे ही गीले कचरे का है, बहुत ज्यादा गीला कचरा अगर हम बहुत अच्छे डब्बे में, कंपोस्टर में रखेंगे तो भी उसमें हवा का निकास अच्छे से नहीं होगा, उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी, तो कंपोस्ट बनने में दिक्कत आएगी। तो मैंने 2-3 बार कहा कि हमें एक अच्छा कंपोस्टर चाहिए या फिर अच्छा डब्बा चाहिए। तो अच्छा डब्बा क्या होता है? जो कि हवा और पानी की योग्य मात्रा बना के रखे, जिसके ऊपर हमने पाबल में, विज्ञान आश्रम में काफी संशोधन किया और उसमें से हमने ये अक्षय कंपोस्टर बनाया है। आप विज्ञान आश्रम के वेबसाइट पे जाओगे तो इसके सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे, ताकि आप ये खुद भी बना सको। इसको आप घर में नहीं बना सकते, आपको ये बाहर से बनवा के लेना पड़ेगा। लेकिन बाहर से बनवा के लेने के लिए इसकी सारी प्रक्रिया हमने हमारे वेबसाइट पे दी गई है। तो ये अक्षय कंपोस्टर ऐसा क्या है कि जो हमारे घर के डब्बे से अलग काम करता है? एक तो इसका आकार अलग है, इसका आकार षटकोनी है। मतलब जब हम इसको घुमाते हैं तब अंदर का कचरा काफी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है, ताकि हवा और पानी का प्रमाण बनाए रहे। इसलिए हम इसको सभी मौसमों में इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये 4 से 6 लोगों के घर के लिए काफी है। मतलब इसमें रोज का आधा किलो कचरा हम कंपोस्ट के लिए डाल सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारा पुराना कंपोस्ट जिसके अंदर सही मात्रा में
जीवाणु है, सूक्ष्म जीव है, वो आधा और हमारा कचरा आधा, इस प्रमाण में हम इसको पहले मिला देते हैं। मतलब अगर हमारे पास आधा किलो रसोई घर का कचरा है तो वो आधा किलो और आधा किलो कंपोस्ट ऐसा मिलाया जाता है। और धीरे धीरे ये कंपोस्ट की प्रक्रिया जब शुरू होती है तब तैयार हुआ कंपोस्ट नीचे गिरता रहता है, क्योंकि इसको बाजू में जाली लगाई गई है, तो चाय की पत्ती की तरह तैयार कंपोस्ट नीचे गिरते रहता है और हम नया कचरा रोज अंदर डाल सकते हैं। जब हम इसको हिलाएंगे दिन में 2 या 3 बार, तब ये सारे जीवाणु हमारे नए कचरे को चिपक जाते हैं और उनका कंपोस्टिंग का काम शुरू करते हैं। और उसी के साथ हवा और पानी की मात्रा भी योग्य पद्धति में इसमें मेंटेन की जाती है। अगर हमारे पास अक्षय होम कंपोस्टर है या फिर नहीं है और हमें कुछ मुश्किलें आ रही है कंपोस्ट करने में, जो कि सबको आएगी, आप जैसे ही कंपोस्ट करना शुरू करोगे आपके घर में, आपको ये टेबल में दिखाई गई अलग अलग समस्या मुश्किलें आपको जरूर आएगी। तो उससे हमें कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया रोकनी नहीं है, या फिर हमारा कुछ गड़बड़ हो गया, ये अच्छा नहीं हो रहा है, घर वाले हमें डांट रहे हैं, ऐसा करके उसको बंद करने से पहले हमें ये देखना है कि ये क्यों हुआ है। अगर हम उसके ऊपर सही इलाज करें तो हमारा कंपोस्ट 1-2 दिन में अच्छे से बन जाएगा, या फिर उसका जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। वैसे कंपोस्ट बनने के लिए कम से कम 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने लग सकते हैं। तो अगर दुर्गंधी ज़्यादा आती है कंपोस्ट से, तो हमें समझना है कि उसमें हवा की मात्रा कम हो गई है, इसलिए वहाँ पे अमोनिया गैस बन रहा है, मतलब बायोगैस की तरह हमारा कंपोस्टर काम कर रहा है। तो इसको रोकने के लिए हमें उसमें थोड़े सूखे पत्ते या फिर अखबार जो होता है, क्योंकि अखबार हमने लिया था सूखे कचरे में, तो अखबार पानी सोख लेता है, उसको काट के हमें उसमें डालना है कंपोस्टर को, या फिर हमारे कचरे को हिलाना है। अगर फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा है, उसमें से पानी निकल रहा है या फिर उसमें बदबू आ रही है, तो समझना है कि हमें तापमान बहुत कम हो रहा है, तो जीवाणुओं को बढ़ने के लिए तापमान कम मिल रहा है। ऐसे मौसम में तो मुश्किल नहीं आती है, लेकिन बारिश में या फिर जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तब ये मुश्किल आ सकती है। तब हमें कंपोस्ट को 2-3 बार एक्स्ट्रा हिलाना है ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए और जीवाणुओं को तापमान मिले। अगर उसमें मक्खियाँ होती है या फिर कुछ कीटक दिखते हैं, तो हमें वापस एक बार थोड़ा सूखा कचरा उसमें डालना है, क्योंकि ज़्यादा चर्बी युक्त खाना उसमें गया है, इसलिए वहाँ पे मक्खियाँ उनकी अंडी दे रही है और मक्खियाँ बन रही है। तो हम उसमें अगर चर्बी युक्त खाना कम डालेंगे या फिर सूखा कचरा ज़्यादा डालेंगे, तो अपने आप ये समस्या दूर हो जाएगी। अगर कोई किसी के कोई सवाल है या फिर किसी ने कंपोस्ट किया है और दिक्कतें आ रही है, तो आप उसे लिख के रखिए, मार्क करके रखिए, हम सेशन के अंतिम आखिर में उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो हम अभी कंपोस्ट के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसके पहले वाले सेशन में भी इसमें बात की थी। आज हमें मुख्य तौर पे बात करनी है हमारे घर का जो खराब पानी है, उसको हम हमारे शाक वाटिका में किस तरह से पुनर्उपयोग में ला सकते हैं। तो मोटे तौर पे हम पानी की इन 3 कैटेगरी देखते हैं। इन 3 अलग-अलग पानी हम घर में देखते हैं। एक तो है सफेद पानी या फिर अच्छा पानी, हम जिसको कहते हैं साफ पानी, जिसका इस्तेमाल हम कपड़े धोने के लिए या फिर हमारे व्यवहारिक इस्तेमाल के लिए लाते हैं। दूसरा एक पानी हम कहते हैं उसको, वो धुमेला पानी होता है या फिर हम उसको ग्रे वाटर कहते हैं, उसका कलर ग्रे होगा। तो कपड़े धोने के बाद जो पानी बचता है जिसमें साबुन है या फिर कपड़े से निकलने वाला मैल है, नहाने का पानी है या फिर रसोई घर का पानी है, इसको हम ग्रे वाटर कहते हैं। और एक होता है काला पानी या फिर ब्लैक वाटर, जो होता है टॉयलेट से आने वाला पानी या फिर किसी इंडस्ट्री में बार बार इस्तेमाल होके काफी गंदगी मिक्स हुआ हुआ पानी, जो कि एकदम गंदी नाली का जैसा काला पानी होता है वैसे दिखता है, और इसका इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब इसकी प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल होती है।
लेकिन जो धुमेला पानी है, ग्रे वाटर है, मतलब हमने नहाया हुआ पानी, कपड़े धोया हुआ पानी, या फिर और इस्तेमाल में लाया हुआ पानी, जैसे कि रसोई घर का सिंक का पानी, जिसमें कचरा हमने नहीं डाला है, मतलब रसोई घर का कूड़ा जिसमें हमने मिक्स नहीं किया है, ऐसा पानी, सिर्फ बर्तन धोया हुआ पानी, उसका हम इस्तेमाल बड़ी आसानी से शाक वाटिका में कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे धूप के समय में हमें सफेद पानी, अच्छा पानी कम मिलता है और कई बार हम शाक वाटिका करना बंद कर देते हैं। तो ऐसे मौसम में अगर हम धुमेला पानी या फिर ग्रे वाटर का इस्तेमाल कर सके, तो हमें शाक वाटिका साल भर बना के रखने में आसानी होगी। उसी के साथ पानी की बर्बादी कम होगी, पानी का इस्तेमाल हम कम कर पाएंगे। आपने कई बार देखा होगा कि ऐसा पानी, खास करके किचन से निकलने वाला पानी, हम घर के आजू बाजू में ही छोड़ देते हैं, जिससे मच्छर या फिर बदबू फैलती है, बीमारियां फैलती है। ये कम होगा अगर हम उसका ठीक से शाक वाटिका में इस्तेमाल कर पाए तो। और जब हम किचन का पानी या फिर थोड़ी मात्रा में हमने कपड़े धोया हुआ पानी जब हम शाक वाटिका में इस्तेमाल करते हैं, तब हमें कई सारे अन्न द्रव्य पुनर्उपयोग के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि हम जो कपड़े धोने का साबुन इस्तेमाल करते हैं उसमें फॉस्फेट होता है, मतलब फॉस्फोरस, और हमने देखा है कि फॉस्फोरस पौधों के लिए काफी अच्छा है। लेकिन बहुत ज्यादा फॉस्फोरस, मतलब वैसे के वैसे वो पानी का इस्तेमाल करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। लेकिन उसके ऊपर कुछ छोटी प्रक्रिया करके उसका इस्तेमाल शाक वाटिका में करेंगे तो जरूर हमें उसके अन्न द्रव्य वापस इस्तेमाल में लाने में मदद होगी। तो इसलिए हमें ये सारा पानी शाक वाटिका में इस्तेमाल में लाना चाहिए। इसके साथ साथ ये पानी जब हम नाली में ना छोड़ के शाक का भी संतुलन बनाने में मदद करते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा पानी जब ये सारी चीजों के साथ नदी में या फिर नाले में जाता है, तब वहां पे वो ज्यादा फॉस्फेट या फिर और अन्य घटकों के साथ कई सारी कठिनाइयां पैदा करता है। तो इसलिए हमें ग्रे वाटर को, मतलब धुमेले पानी को, थोड़ी सी प्रक्रिया करके शाक वाटिका में इस्तेमाल करना एक बहुत ही अच्छा पर्याय है। और इसके ऊपर भी हमने विज्ञान आश्रम में कई सारी ट्रायल्स लिए, कई सारे अलग अलग संशोधन किए हैं, और जो सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी या फिर एक तंत्रज्ञान उपलब्ध है उसको हमने काफी आसान बनाने की कोशिश की है। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये टेक्नोलॉजी या फिर तंत्रज्ञान क्या है। तो ग्रे वाटर को हमें अगर पौधों के इस्तेमाल में लाना है तो सबसे आसान और अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं रीड बेड टेक्नोलॉजी। तो रीड मतलब एक पौधे का नाम है जो कि भारत का नहीं है, भारत के बाहर का है। बेड मतलब जहाँ पे हम उस पौधे को लगाते हैं वो जगह, और टेक्नोलॉजी मतलब तंत्रज्ञान। लेकिन रीड ये जो पेड़ है इसकी जगह में हम भारत के मिलने वाले कुछ और पौधों का इस्तेमाल करके यही तंत्रज्ञान काफी अच्छी तरह से हमारे शाक वाटिका में या फिर ग्रे वाटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रीड बेड में हम क्या करते हैं कि हमारा जो धुमेला पानी है, ग्रे वाटर, उसको पौधों की जड़ों से गुजार के एक टंकी में लेके उसमें हवा मिक्स करते हैं। मतलब हम उसमें ज्यादा से ज्यादा हवा मिला के उसके अंदर जो भी ऐसे अन्न द्रव्य है जो आगे जाके हमें तकलीफ देंगे, जिसके वजह से हमारे जो सब्जियां है उसको तकलीफ होगी, वो हम निकाल लेते हैं। तो हम उसको क्या करते हैं कि पहले तो उसमें का कचरा निकालते हैं, थोड़ा सा एक छोटी सी जाली लगा के। फिर उस पानी को, हमारे पास अभी रीड नाम का पौधा नहीं है, लेकिन अरबी जो है, मतलब हम जो पत्तियां अरबी के खाते हैं वो पौधा, या फिर जिसको हम मराठी में करदड़ कहते हैं या फिर शायद आप उसको हिंदी में केंदला कहते हैं। तो ये ऐसा पौधा जिसका फोटो मैंने अगले स्लाइड पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ऐसे पौधों से गुजार के
एक टंकी में हम उसको लेते हैं और उसके साथ हवा मिलाते रहते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में जैसे दिखा है उस तरह से। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें ऐसी छोटी सी सिस्टम बनानी है। तो यहाँ पे देखो, आपको दो फोटो दिख रहे हैं। एक तो ये जो ब्लू बैरल है, जो बाजार में काफी आसानी से मिल जाते हैं, जो कि इंडस्ट्री का कचरा है, मतलब वो लोग उसको फेंक देते हैं। कई बार हम पानी जमा करने के लिए घर में ऐसे बैरल रखते हैं जहाँ पे पानी कम है वहां पे। तो इसको आधा काट के इससे हमें एक बेड बनाना है जिसमें हम पानी को जमा करके रख सके, या फिर उसमें कुछ ईंटें रख सके जिसमें हमें ये पौधे लगाने हैं। या फिर अगर हमारा पानी की मात्रा ज्यादा है तो हम बड़ी टंकी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि दूसरे फोटो में दिख रहा है। तो हमने दोनों चीजों का इस्तेमाल यहाँ पे विज्ञान आश्रम में किया है। एक छोटा सा घर है जहाँ पे 3 या 4 लोग रहते हैं, वहां पे हमने ये ब्लू बैरल का इस्तेमाल किया है रीड बेड बनाने के लिए। और हमारा जो यहाँ का रसोई है, जहाँ पे रोज 70 से 80 लोगों का खाना बनता है और लगभग 2000 लीटर पानी ग्रे वाटर तैयार होता है, उसके लिए हमने थोड़ी बड़ी सिस्टम बनाई है। और इसमें हमने अरबी भी लगाई है, लेकिन फोटो में आपको केना मतलब केंदला ये दिख रहा है। आप आपकी भाषा में इसको कुछ अलग नाम से पुकारते होंगे, बोलते होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको फोटो में ये फूल और इसके हरे पत्ते दिख रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीजें लगती है अगर ऐसी सिस्टम बनानी है, तो ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं और उसको हमें कैसे एक दूसरे के साथ जोड़ना है। काफी आसान है, हमें कुछ भी बाहर से लोग बुला के करने की जरूरत नहीं है। काफी सिंपल है। सिर्फ हमें क्या करना है कि हमारे पानी को एक ऐसे पौधों से गुजारना है जो कि ज्यादा से ज्यादा अन्न घटक निकाल ले, ताकि हमारा पानी शुद्ध हो जाए और हमें उसमें हवा मिलानी है। तो हमें इसके लिए क्या क्या जरूरत है? हमें एक तो पहले हमें जरूरत होगी ये ऐसा धूमेला पानी जमा करने के लिए किसी टैंक की। मतलब हमें कोई ड्रम चाहिए जिसमें हम इस पानी को जमा करके रख सके। जो पानी किचन से या फिर बाथरूम से बाहर आएगा, जिसको हम ग्रे वाटर कह रहे हैं, उसको हो सके तो हमें थोड़ा सा पहले छान लेना है। छान लेना है मतलब एक जाली लगानी है, ताकि बड़ा कचरा हमारे ड्रम में ना आ पाए और हमारा ड्रम जाम ना हो पाए। तो एक जाली लगा के हमें पानी जमा कर लेना है। फिर इस पानी को हमें एक छोटे से पंप के द्वारा रीड बेड में डालना है। रीड बेड मतलब ऐसा बेड जिसमें हमने अरबी के पत्ते या फिर केंदला लगा के रखा हुआ है। इस रीड बेड से पानी वापस एक बार एक दूसरे ड्रम में आएगा, जहां से पानी का हम इस्तेमाल कर सकेंगे, मतलब अगले वाले ड्रम में। वहां पे हमें इसके साथ हवा मिलानी है। तो हम जब घर में एक छोटा सा फिश टैंक बनाते हैं, तब हमें जैसे एक बबलर मिलता है हवा छोड़ने का, वैसा बबलर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उससे थोड़ा बड़ा वाला बबलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यहाँ फोटो में दिखाया है। तो हमें उसमें हवा मिलाती रहनी है। अगर हमारे पास, हम इसको एक टाइमर लगा सकते हैं, मतलब ये अपने आप चालू बंद हो सके, तो हम इसको चालू बंद भी कर सकते हैं, या फिर हमें इसको रात को बंद रखना है, दिन में बबलर चालू रख के उसमें हवा मिलाती रहनी है। और ये पानी जिसमें हम हवा मिला रहे हैं, ये पानी हम वापस एक बार हमारी पौधों की जड़ों से गुजर सके, इस तरह से पाइप लगाना है या फिर मोटर का कनेक्शन कर रहा है। मतलब जो पानी हम जमा कर रहे हैं उसमें हमें बार बार हवा मिलाती रहनी है, और उस पानी को हमें बार बार पौधों के जड़ों से गुजारना है। जब हम ये पानी हमारे शाक वाटिका में लेंगे, और अगर हम ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें एक ऐसा फिल्टर भी दिखेगा जो कि लगेगा, जो कि आखिरी वाले फोटो में दिखाया गया है, जिसको हम स्क्रीन फिल्टर कहते हैं। उसके अंदर स्क्रीन मतलब एक जाली होती है,
वो जाली से पानी गुजरता है, तो छोटी सी छोटी जो गंदगी है वो भी वो पकड़ लेता है। तो हमारी जो ड्रिप है वो खराब नहीं होगी, वो चोक नहीं होगी, वो बंद नहीं होगी। तो इस तरह से हमें ये सारी चीजों को एक साथ जोड़ के हमारी ग्रे वाटर सिस्टम बनानी है। अगर हमने ये सिस्टम लगा दी हमारे शाक वाटिका में, हमारे घर में, तो हमें ये देखना होगा कि सच में हमारा पानी शुद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसके लिए कुछ परिमाण है। वो परिमाण हम घर में ही देख सकते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ग्रे वाटर रीड बेड से साफ करने के बाद वो पानी पीना योग्य कभी नहीं होता है। मतलब इसका इस्तेमाल हम हमारे खुद के लिए या फिर हमारे जानवरों के लिए बिल्कुल नहीं कर सकते। चाहे हम उसमें कितनी भी हवा मिलाएं या फिर कितने भी बार हम उसको रीड बेड से गुजरे या फिर लेके जाए, ये पानी हमारे खुद के लिए या फिर हमारे जानवरों के लिए पीने योग्य नहीं होगा। इसका इस्तेमाल हम सिर्फ पौधों के लिए कर सकते हैं। और ये जो परिमाण हम यहाँ पे अभी चर्चा कर रहे हैं वो पीने के पानी के नहीं है। पीने के पानी के परिमाण अलग होते हैं। तो शाक वाटिका में इस्तेमाल में लाने के लिए पानी अच्छा है, ये हम कैसे समझेंगे? एक तो उसमें की गंदगी कम हो जाती है, क्योंकि इस पानी को हम रीड बेड से गुजारते हैं तो उसमें का कचरा, बचा हुआ कूड़ा, अन्न घटक या फिर मैल सारा वहां पे फंस जाता है, तो उसकी टर्बिडिटी अच्छी कम हो जाती है। मतलब वो धुमेले पानी से धीरे धीरे साफ पानी जैसा दिखने लगता है। जैसे मैंने पहले ही कहा, भले वो साफ दिखे इसका मतलब ये नहीं है कि वो पानी पीने योग्य हो गया। वो सिर्फ साफ दिख रहा है, उसका इस्तेमाल हम पीने के लिए नहीं कर सकते। लेकिन दिखने में ये साफ दिखेगा, उसमें कोई भी गंध नहीं होगी या फिर बदबू नहीं होगी, उसमें मच्छर के कीड़े या फिर और कोई कीड़े नहीं होंगे। अगर वहां पे मच्छर के कीड़े बन रहे हैं तो हमें उसमें थोड़ा सा नीम का तेल या फिर थोड़ा सा केरोसिन मिलाना पड़ता है, क्योंकि अगर हमने पानी इस्तेमाल के लिए एक ऐसी सिस्टम लगा दी कि जहाँ पे मच्छर ज़्यादा पैदा हो रहे तो हमें ही परेशानी होगी। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हमारे बाजू में, घर के बाजू में हमने ग्रे वाटर सिस्टम लगा दी लेकिन मच्छरों से हमें बीमारी फैलने लगी। तो हमें उससे मच्छरों से दूर रखना है। हम जब उसको और ज़्यादा शास्त्रीय भाषा में उसका अभ्यास करते हैं तब हम उसके कुछ परीक्षण प्रयोगशाला में लेके जाके भी करते हैं, जिसको हम सीओडी मतलब ऑक्सीजन, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, या फिर बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऐसे कुछ उसके परीक्षण करते हैं। ये परीक्षण इसलिए किए जाते हैं क्योंकि जब ऐसा पानी हम नदी में छोड़ते हैं तब उसके कुछ प्रमाण है कि कैसा पानी नदी में जाना चाहिए। तो उस योग्य हमारी सिस्टम बनी है क्या, ये देखने के लिए परीक्षण किए जाते हैं। हमें घर में इन परीक्षणों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पानी ऐसा साफ करके उसके ऊपर प्रक्रिया करके नदी में नहीं छोड़ने वाले हैं, बल्कि उसका इस्तेमाल हम शाक वाटिका में करेंगे। तो पर्यावरण की हम हानि रोकेंगे। तो यही दो चीजें आज हमें आपको बतानी थी कि कूड़े का इस्तेमाल अच्छे से कैसे करें कंपोस्ट बनाने के लिए, और हमारे घर का जो ग्रे वाटर है, धूमेला पानी है, उसका इस्तेमाल हम शाक वाटिका में कैसे करें। तो अगर आपके अभी कोई सवाल है या फिर किसी को कुछ उनके अनुभव शेयर करने हैं तो अभी हम बात कर सकते हैं। मैं मेरा माइक म्यूट कर रहा हूँ। धन्यवाद रंजित, आपने बहुत अच्छा सेशन दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ आपके। किसी को कुछ प्रश्न पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। रंजित के साथ वैशाली गवंडी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है आज, तो वो दोनों एक्सपर्ट्स हमारे हैं आज। तो अगर किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। मृणालिनी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप पूछ सकते हैं अपने प्रश्न। नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है कि सोसाइटी में जो हम रहते हैं
उसके लिए आपके पास कोई विकल्प है तो जरूर हमारे साथ शेयर करें। हाँ, अभी हमने जो सिस्टम देखी, इसको हमने काफ़ी छोटा किया है एक घर के लिए, लेकिन यही सिस्टम हम सोसाइटी में भी बिठा सकते हैं और सोसाइटी को हम पूरा गाइडेंस विज्ञान आश्रम की तौर से देते हैं। मतलब हम इसके मैनुअल, इसके ड्राइंग्स, हमने इसके सारे टेक्निकल ड्राइंग्स बनाए हुए हैं। तो हम आपको इसका एक लिंक भेजेंगे, जहाँ से आप इसके ड्राइंग्स डाउनलोड कर सकते हैं और आप आपके जो भी प्लम्बर है, मतलब सोसाइटी के जो भी प्लम्बर है, या फिर थोड़ा सा मेसनरी वर्क लग सकता है, मतलब हम जिसको कहते हैं कि ईंट का काम लग सकता है, तो आप उनको ये ड्राइंग दिखाओगे तो काफ़ी आसानी से ये आपको ये सिस्टम बना के दे सकते हैं। तो सोसाइटी में बिल्कुल हो सकता है। हम विज्ञान आश्रम में रोज लगभग 5,000 लीटर पानी का पुनर्इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा बॉयज हॉस्टल जहाँ पे 30 लड़के रहते हैं, एक दूसरा गर्ल्स हॉस्टल जहाँ पे 35-40 लोग रहते हैं, और हमारा किचन, ऐसा मिला के हम सारा पानी वापस ट्रीटमेंट करके हमारे खेती के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। तो आप सोसाइटी में भी इसको कर सकते हो। हम आपको ड्राइंग भेजेंगे, आप उसको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस चीज का इंतजार करूंगी। मैं अपना ईमेल आईडी शेयर करूंगी आपके साथ। धन्यवाद। ओके ओके। हम कभी कभी हम पौधा लेके आते हैं नर्सरी से, वो घर में लाते ही क्यों मुरझाने लगता है? हाँ हाँ, नहीं, ये काफ़ी बड़ी समस्या है या फिर हमेशा ऐसा होता है। तो इसमें हमें ये समझना है कि नर्सरी में वो पौधे काफ़ी ताज़े और हरे भरे दिखते हैं, और हम जब उसको घर में लाते हैं तो वो मुरझा जाता है। तो इसके दो कारण होते हैं। एक तो नर्सरी में आपने देखा होगा वो एक हरे कपड़े के नीचे रखे जाते हैं, जिसको हम शेड नेट कहते हैं। तो ऐसे शेड नेट के नीचे उनको धूप काफ़ी कम लगती है। वो 50% का शेड नेट या फिर 70% का शेड नेट इस्तेमाल करते हैं। मतलब 50% धूप का कम करना, 70% धूप को कम करना, ऐसा इस्तेमाल नर्सरी में किया जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम उसको तुरंत लाके धूप में रख देते हैं, तो उनको इतनी धूप सहन नहीं हो पाती, इसलिए वो मुरझा जाते हैं। दूसरा एक ऐसा होता है कि लाते वक्त उनको थोड़ी सी इंजुरी हो जाती है। मतलब हम कई बार उसको गाड़ी में उसको लाते हैं तो उसमें वो हिलता है या फिर उसकी जड़ें थोड़ी सी खराब हो जाती है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना है कि नर्सरी से पौधे लाने के बाद 1-2 दिन तक उनको छाँव में रखना है। उसको पानी देते रहना है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। उसको योग्य मात्रा में पानी देना है और उसको छाँव में रखना है, और 2 दिन बाद उसको हमें शाक वाटिका में लगाना है, ताकि वो मुरझा ना जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। जी, मेरा प्रश्न है कि आप ये जो ड्राइंग हमारे साथ शेयर करेंगे, क्या हमें वो और कुछ हमारे इको विलेज के लिए काम करने वाले लोग हैं उनके साथ शेयर करने की अनुमति है? हाँ हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि ये ओपन सोर्स है। जी ये ओपन सोर्स ही रखा गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर सके। तो आप इसको डाउनलोड करके आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, धन्यवाद। सर, मुझे कोई प्रश्न नहीं पूछना है, लेकिन हाँ। मुझे आप सबको धन्यवाद देना है, क्योंकि अच्छा। आपने ये जो सेशन चलाया, पूरा वेबिनार बहुत अच्छी तरह से, यानी सक्सेसफुल वेबिनार रहा है। इसके लिए मैं आप सबको, भक्ति जी को, आप रंजीत जी और वैशाली जी, सबको, बस हमारे सबकी पार्टिसिपेंट की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। अच्छा अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद। सबको हरिओम। और मैं भी बताना चाहूँगा कि ये सेशन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी रहा है, और भक्ति मैम ने तो हमें बहुत इसके लिए गाइड भी किया है, और वो, मैं ये बोल सकता हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। और इसके अलावा मेरा जो एक प्रश्न है कि अभी जो हालात चल रहे हैं हमारे साइड हिमाचल में, वो कोरोना से काफ़ी लोग जो वो ग्रसित हैं, और जो एक चीज़ जो मैंने अनुभव किया है कि साग वाटिका हो, और साग वाटिका जैसा जो है वो एक होता है कि
अपने मन में अगर रुचि हो तो आदमी, बिल्कुल। क्योंकि ये मुझे लगता है रुचिवर्धक चीजें हैं कि जब मन में उमंग हो या कुछ ऐसा हो तो मन लग करता है कि हम ये चीज करें वो करें। तो जब शुरू हुआ था हमारा सेशन तो उस समय सर और मैम, मैं ये बताना चाहूंगा कि हम काफी उसमें हमें बड़ा फ्रूटफुल लग रहा था, रुचिवर्धक भी था कि नए नए आइडिया सीखे हमने कि पौधों को, फूलों को या फलों को कैसे हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। तो और हमने वैसा करना शुरू भी किया और किया भी है। परंतु मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी जो स्थिति है वो इतनी गंभीर है कि हमें उसका ना एक होता है कि वो रुचि नहीं रही है उसमें हमें अभी, कि हमें अभी ये लग रहा है कि जान और जान मान को बिल्कुल कैसे बचेंगे। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि ये जो एक सिस्टम बना हुआ है हमारे साथ कि जब तक हमारा स्वास्थ्य या हम जीवित नहीं रहेंगे तो हम क्या कैसे हम कर पाएंगे। तो मैं बिल्कुल यही बताना चाहूंगा कि जो जिस रुचि के साथ ये कार्यक्रम हमारे साथ शुरू किया और जिस इंटरेस्ट के साथ हमारे साथ शेयर किया, और काफी इस वेबिनार में सबने जिन्होंने भी हमें सिखाया है उन्होंने काफी मेहनत के साथ किया है। और भक्ति मैडम ने तो हमें बहुत कोऑपरेट किया है, और वो मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही कोऑपरेटिव हैं वो हर और 1 मिनट में वो सोल्यूशन निकाल देते हैं, और बहुत इस कार्यक्रम के साथ वो जुड़े भी रहे हैं। परंतु मैम अभी तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे एरियाज में अगर 100 परिवार हैं तो 85 परिवार जो हैं वो तो कोरोना पॉजिटिव हैं ही हैं, उनको फीवर चल रहा है, कोई क्या चल रहा है। तो अभी हाँ। जो हमारे जो हमारा मन है, वो हमारा ध्यान ज्यादा है, तो अभी तो हम इसी में उलझ गए हैं मैम। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताना चाहूंगा सर मैं। अच्छा। नहीं, आप धन्यवाद आपने जो हमें प्रेरणा दी है उसके लिए। और हम चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखें और बाहर ना निकले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। वैशाली जी, आप कुछ कहना चाहती थी? हाँ, एक्चुअली अभी आपने जो बताया ये सिचुएशन हर जगह है और इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली असर हम सबके मन पे हो रहा है। अभी आपको लेक्चर मतलब आज का जो सेशन लिया रंजित सर ने, तो वो खुद पॉजिटिव है, लेकिन आपको नहीं लगा होगा कि वो पॉजिटिव होके भी आपसे अभी बात कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर की जो शक्ति है, हमारी जो मन शक्ति है, उसको हमें बनाए रखना है। जी, मैं और एक मतलब बात कहना चाहूँगी, मतलब आपको ही पॉजिटिव एटीट्यूड देने के लिए सबको एक्चुअली, कि ये जो सेशन है मतलब अभी रंजीत सर तो अभी है ही पॉजिटिव, लेकिन वो मतलब वो बोल के सब सेशन हमने ये कंडक्ट करने का पहले ही तय किया था, इसलिए वो आज सेशन में शामिल हुए हैं। वैशाली जी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुकी है और वो भी स्वस्थ हो चुकी है। मैं खुद भी मतलब जो पहले लास्ट 2 सेशन मैंने अटेंड नहीं किए, उसका रीज़न यही था कि मैं भी कोरोना पॉजिटिव थी। लेकिन अब हम सब उससे उभर के आए हुए हैं। रंजीत भी जल्दी से ठीक हो जाएँगे और हम पॉजिटिव अगर एटीट्यूड रखते हैं तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होके हम जल्दी रिकवर हो जाते हैं। तो आप भी अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और अब खुद को स्वस्थ रखें। और किसी को कुछ पूछना है या कुछ शेयर करना है तो ज़रूर कर सकते हैं। सॉरी, मेरा नेट बीच में ही चला गया था। तो मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी ये जो शाक वाटिका का हम सेशन आपके सामने ले रहे हैं, तो इसकी शुरुआत भी हमने इसी से की थी। मतलब जब शुरुआत में कोरोना की दिक्कत मतलब ये शुरू हो गई, सब्जी मिलना बंद हो गया, बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे, तो हम सब जो टीम है उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम क्या कर सकते हैं कि जिसकी वजह से हमें अच्छा फल, अच्छा सब्जी खाने को मिले, और इसी से हमारे शाक वाटिका की शुरुआत हुई है। तो आप मायूस मत बनिए, और जब भी आप नेचर की तरफ देखते हैं तो मन को शांति मिलती है। तो ये भी एक आप समझ लीजिए कि आप थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं और आपके मन की जो शांति है उसको आप बनाए रखिए। तो सब लोग जल्दी इससे बाहर आएंगे। वो आप
अपने ऊपर है कि आप इसको कैसे ले रहे हैं, तो इसको पॉजिटिवली ले लीजिए, यही मुझे कहना था। मृणालिनी जी, आपको कुछ प्रश्न पूछना है? आप खुद को अनम्यूट करके बात कर सकती हैं। जी जी, मैं भी सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद कहना चाहूंगी। बहुत लोगों को फायदा हुआ इस चीज से। दूसरी बात, आप लोगों का जो काम है वो एक एकेडमिक अप्रोच है। मतलब आपका इसमें खुद का ज्यादा स्वार्थ नहीं है, बल्कि आप चाहते हो कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग हमारी एक इको विलेज सॉल्यूशन नामक एक ग्रुप है, उससे जुड़े और इंग्लिश में ये प्रोग्राम कंडक्ट करने की कोशिश करें। मैं हूँ सहायता करने के लिए। तो जरूर बताइएगा आपके इसके बारे में क्या विचार है। चाहिए तो हम सेशन के बाद ईमेल के स्वरूप से भी जुड़े रह सकते हैं इन चीजों के लिए। बहुत हाँ, बहुत हाँ। शुक्रिया फिर से एक जी, बार। हम अभी हाँ, पहले हम मराठी में ये सेशन हो चुका है 2-3 बार। उसके बाद अभी ये हिंदी में हुआ है और 1-2 ऑर्गेनाइजेशन से हमें इंग्लिश में ये लेने के लिए भी रिक्वेस्ट आ चुकी है। तो हम इस पर ज़रूर सोचने वाले हैं और मे बी अगले 1 महीने में हम ये अंग्रेजी में भी शुरू करेंगे। मतलब जी, मुझे जरूर अभी तो इन्फॉर्म हमें ऐसा लग रहा कीजिएगा है जब कि भी ये होगा। या ज़रूर, ज़रूर। आप मेरा स्क्रीन अगर देख रहे हैं तो ये सबके मार्क्स है पहले टेस्ट के। मैं इसको आप देख सकते हैं क्या ये मार्क्स सब लोग? आपकी आवाज नहीं आ रही है वैशाली मैडम। मैं भक्ति बात कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, अभी आ रही है। हेलो। हाँ आ रही है। हाँ, 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 वो हाँ। ये जो 2-3 कॉलम्स को अगर आप बड़ा कर सकते हैं तो सबको ठीक से दिखाई देगा, हाँ, हाँ, वही जो कोशिश हाँ। हो सके तो। अभी देख पा रहे हैं सब लोग। ये परवेश कुमार जी से शुरू होता है। मैं ये सारा लिस्ट व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी डालने वाली हूँ। इसमें हमारा जो पेपर हुआ था वो 10 मार्क का था। उसमें से सबसे हाईएस्ट मार्क्स सुनीता देवी है और दूसरी मृणालिनी जी है, जिनको 10 में से 9 मार्क मिले हैं। तो मैं बहुत इन अच्छे, सबका अभिनंदन करती हूँ। हाँ, सबको दिख रहे हैं अपने मार्क्स? ये मैं फिर से स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो सबको शायद दिखाई देंगे। ये एक्सेल शीट मैं व्हाट्सएप पे भी डालने वाली हूँ। तो जी, अगर किसी का कुछ प्रश्न नहीं है तो मुझे लगता है हम आज का सेशन पूरा कर देंगे। मैं 1-2 बातें और बताना चाहूँगी कि आज 12 मई है। ये सेशन होने के बाद मैं व्हाट्सएप पे तुरंत ये मार्कशीट डालने वाली हूँ और दूसरा क्वेश्चन पेपर जो हमने बनाया हुआ है वो भी डालने वाली हूँ। दूसरा क्वेश्चन पेपर जो है उसमें आखिरी 2 सवाल जो है वो है, एक जो है वो आपने जो शाक वाटिका बनाई है उस शाक वाटिका के 2-3 एंगल से फोटो लेके वो अपलोड करने हैं और दूसरे प्रश्न में जो शाक वाटिका में आए हुए फल या सब्जियां है उसके फोटोज भी आपको डालने हैं। जैसे ग्रुप पे आप डालते रहते हैं बीच बीच में, उसी तरह ये क्वेश्चन पेपर में भी आपको आंसर के तौर पे ये 2-3 फोटो डालने हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो शाक वाटिका के फोटो डालने हैं और लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपके शाक वाटिका में आए हुए फल या सब्जी के बारे में डालने हैं। और ये मोबाइल में जो आपके फोटो है वो उसको कॉपी करके सिर्फ अपलोड करने हैं। उसके लिए आपको अलग से कुछ साइन इन या कुछ करना है नहीं। और जैसे आंसर देते हैं उसी तरह में फोटो अपलोड करने हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 15 जून तक हमें मिल जाने चाहिए। 1 महीने का वक्त दिया जाता है इसके लिए आप सबको। तो सब
लोगों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि 1 महीने में आप ये क्वेश्चन पेपर भर के भेज दीजिए। तो फिर उसके बाद ये अभी क्वेश्चन पेपर 1 के मार्क्स तो सबको दिए हैं मैंने, और क्वेश्चन पेपर 2 भी उसके मतलब 15 जून के बाद 2-3 दिन में हम चेक कर देंगे, और 20 जून तक व्हाट्सएप ग्रुप पे हम इसका रिजल्ट अनाउंस करेंगे। जितने सारे लोग क्वेश्चन पेपर 1 और 2 सॉल्व करते हैं और 70% अटेंडेंस जिनका है, वो लोग सर्टिफिकेशन के लिए मतलब उनको सर्टिफिकेशन मिलने वाला है, और ये सर्टिफिकेशन जो है वो आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसके ऊपर भेज दी जाएगी। इसके बारे में अगर किसी को कुछ डाउट है या कुछ क्लियर करके लेना है तो आप पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हैंड रेज करके भी पूछ सकते हैं। हम 3:30 तक ये सेशन कंप्लीट करेंगे। 3 मिनट में अगर कुछ प्रश्न पूछने हैं आपको ये सर्टिफिकेशन के बारे में या क्वेश्चन पेपर के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर देने का एक मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि हम जो ये सेशन ले रहे हैं ये आप तक किस तरह से पहुंच रहे हैं, आप उसके ऊपर सोच पा रहे हो क्या, ये हमें काफ़ी उससे मदद होती है। पिछली बार जब हमने क्वेश्चन पेपर दिए थे तो हमें कुछ चीज़ें बदलनी पड़ी थी, मतलब उसको कितना ज़्यादा समझाना है, कितना जल्दी, कितना कम समय में समझाना है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। तो इससे कोई ऐसा हमें ये नहीं करना है कि कितने मार्क्स किसको मिले या फिर क्या हुआ, हमें सिर्फ ये देखना है कि हम जो बातें कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दूर से ये सेशन हम ले रहे हैं, आपके यहाँ का माहौल अलग है, परिस्थिति अलग है, तो आप तक हमारी बात पहुँच रही है क्या, फायदा हो रहा है क्या, ये हमें आपसे समझ लेना है। तो हमारे लिए आपका ये क्वेश्चन पेपर लिखना, उसको सॉल्व करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रंजीत जी, कब तक मिलेगा हमें? अभी ये सेशन होने के बाद इमीडिएटली मैं ग्रुप पे डालने वाली हूँ। थैंक यू। क्वेश्चन पेपर इज रेडी विथ अस, जल्दी ही भेज देंगे। मोहिनी जी ने एक क्वेश्चन पूछा है, कैन वी यूज ओल्ड मॉस्किटो नेट एज शेड नेट फॉर आवर गार्डन? रंजीत। हाँ, ओल्ड मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल हो सकता है, आपके पास अगर पड़ा हुआ है तो उसका इस्तेमाल उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये जो शेड नेट बाजार में मिलती है उसमें 2 रेशों के बीच में का जो अंतर है वो इस तरह से एडजस्ट किया होता है कि आधा धूप रहे आधा छाव रहे, या फिर ज़्यादा धूप रहे कम छाव रहे, इस तरह से। लेकिन आपके पास जो अभी मॉस्किटो नेट है उसका इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए, उससे भी फर्क होगा, क्योंकि उससे भी छाव बनेगी। और ज़रूरत पड़े तो आप उसके ऊपर आपकी पुरानी साड़ियाँ हो या फिर कोई ऐसे कपड़े हो जो आप इस्तेमाल में नहीं लाते हो, वो भी आप उसको छाव बनाने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। क्योंकि पौधों को जो अन्न बनाने के लिए जो भी सूरज की धूप चाहिए वो, या फिर जो भी उनको प्रकाश चाहिए वो उनको छाव में भी मिलता है। तो ज़रूरत नहीं कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा धूप गिरनी चाहिए, छाव में भी वो खुद का अन्न बना सकते हैं। तो आप कोई भी पुरानी साड़ी या फिर मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल कर सकते हो। जी, एक प्रश्न आया है कि आई हैव नॉट सबमिटेड क्वेश्चन पेपर 1, इफ आई सबमिट क्वेश्चन पेपर 2 डू आई एम एलिजिबल फॉर सर्टिफिकेशन? तो सॉरी दीप्ति जी, हमने ये कोर्स शुरू होने से वक्त से हम बता रहे हैं कि दोनों क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना मैंडेटरी है, और क्वेश्चन पेपर 1 सॉल्व करने के लिए भी हमने 1 महीने का वक्त दिया था, और बार बार हमने रिमाइंड भी किया था ग्रुप पे, और सेशन के दौरान भी हमने सबको रिमाइंड किया था कि आप क्वेश्चन पेपर 1 भर के भेज दीजिए। तो अगर आपने क्वेश्चन पेपर 1 भरा नहीं है, आप क्वेश्चन पेपर 2 जरूर भर सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेशन नहीं होगा आपका, और आपका अटेंडेंस भी 70% होना जरूरी है, वो भी मैंडेटरी चीज है।
तो ये तीनों मिला के हम सर्टिफिकेशन देने वाले हैं। और होशियार सिंह ने जो पूछा है कि रजिस्ट्रेशन से हमें क्या लाभ होगा, तो रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं समझी नहीं ये सवाल एक्चुअली कि ये रजिस्ट्रेशन किस चीज़ का आपको एक्सपेक्टेड है। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं होशियार सिंह जी, और मैं देखती हूँ अगर इफ आई कैन अनम्यूट यू। मैंने आपको अनम्यूट किया है होशियार सिंह जी, आप बात कर सकते हैं। हेलो होशियार सिंह जी। होशियार सिंह भारद्वाज। जी विनोद पठानिया जी, आप कुछ बात करना चाहते हैं? मुझे लगता है गलती से हैंड रेज हो गया होगा उनका। आई थिंक अभी कोई प्रश्न नहीं होगा तो हम आज का सेशन खत्म कर देंगे, और इसी के साथ सर्टिफिकेशन से क्या लाभ होगा। ओके, होशियार सिंह ने जी, सर्टिफिकेशन आपके पास रहेगी और जिससे आपको मतलब आपके रिकॉर्ड में रहेगा कि आपने ये कोर्स किया है और अच्छे मार्क्स से आप इस कोर्स में आप सहभागी हुए थे और आप किचन गार्डन अच्छे से कर रहे हैं। यही बस आपके खुद के रिकॉर्ड के लिए ये सर्टिफिकेशन होगा हमारी तरफ से। जी, अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो हमारा ये आज का आखिरी सेशन हम ख़त्म कर रहे हैं। इसके बाद हम 3 महीने तक व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े रहेंगे, और आपके किसी भी प्रश्न का सवाल हम उस ग्रुप पे दे देंगे। और जैसे बताया है वैसे क्वेश्चन पेपर 2 होने के बाद सर्टिफिकेशन के बारे में 15-20 दिन में हम आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपका सर्टिफिकेट भेज देंगे। रंजीत वैशाली, मैं दोनों का आभार व्यक्त कर रही हूँ। आपने वक्त निकाल के ये जो विज्ञान आश्रम की तरफ से आपने जो लेक्चर्स हमें अच्छे से दी है उसके लिए, और चैतन्य जी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी क्योंकि वो भी मेरे साथ हर सेशन में शामिल हुए हैं। और मतलब मैं जब बीमार थी तब इन्होंने वो सारे सेशंस कंडक्ट किए थे। तो मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ, और मैं भक्ति तळवेलकर स्टार्स फोरम की तरफ से आप सबका आभार व्यक्त करके आज का सेशन खत्म करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सबको। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। अरे गणेश, हेलो गणेश, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? गणेश जी भी पॉजिटिव है इसलिए वो खेत में है। हाँ, गणेश विज्ञान आश्रम के मतलब सभी लोग हो चुके हैं अभी। वो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव बहुत अच्छी ये बात गणेश है। जी तो मेरे गणेश आप वो 2 बार अनम्यूट कर पॉजिटिव देंगे है, आप खुद वो को। हर वेव में एक बार पॉजिटिव होना है ऐसा उन्होंने डिसाइड किया है। तो पहले वेव में हुए थे, अभी दूसरे, अभी वो तीसरे की राह देख रहे हैं खेत में। गणेश कैसे हैं आप? आपकी तबीयत ठीक है ना अभी? शायद नेट कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम है। नेट वीक है, राइट। हाँ, मोहिनी है। देखता भी हूँ, लेकिन आप आवाज आ रही है मेरी? हाँ बताइए। हाँ, आप हाँ तो हाँ, जैसे कि आप इतने जुड़े हुए हो, आप सभी काम कर रहे हो, फोटो भेज रहे हो, तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो। क्योंकि तो किसी ने तो पूछा था कि ये सर्टिफिकेट, लेकिन इससे बेहतर कि आप कितना अच्छा काम करते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
और अपना जो अपने काम करने का जो ये लगाव था वो बिल्कुल ये नहीं हुआ। ऐसा नहीं दिखा कि आपने नहीं किया है या कोई परेशानी है आपकी। तो इसलिए आप सभी का मैं फिर विज्ञान आश्रम की तरफ से और स्टार फोरम की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ या स्वागत करता हूँ। हाँ जी, धन्यवाद गणेश जी। मोहिनी जी ने हैंड रेज किया, मैंने आपको अनम्यूट किया है। मोहिनी जी, आप अपनी तरफ से प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ। हाँ हाँ, आप प्रश्न पूछिए। हाँ। अच्छा, मुझे पूछना था कि ये जो वेजिटेबल गार्डन का जो सेशन हमने अभी सब किया, एक्चुअली हमारे साइड पर हाँ। पानी का जरा शॉर्टेज है ये दिनों में। एक्चुअली हम लोगों ने एक वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड बड़ा किया है, लेकिन उसका पानी अभी खत्म हो गया है, तो थोड़ा पानी का शॉर्टेज है। तो वेजिटेबल्स तो ग्रो नहीं कर सके, लेकिन फ्रूट गार्डन है, तो सिर्फ फ्रूट गार्डन का चलेगा क्या फोटो? हाँ हाँ, चलेगा ना। जो भी आपके शाखा वाटिका में जो भी आपने हाँ, लगाया यानी हुआ है, हाँ जो भी लगाया हुआ है उसका, लेकिन कैसा है, हाँ खुद के शाखा वाटिका का ही फोटो आप भेज दे, मतलब जो भी हाँ लगाया हाँ, हुआ है। खुद का ही। लेकिन अभी आप यहाँ हाँ सब सीख के जो भी रेनी सीजन में हम लोग ने प्लान किया है, वो हिसाब से हम हाँ अभी नेक्स्ट मंथ से चालू करेंगे लगाना। जो भी है वो मट्टी तैयार करके हाँ, रखी है। वेरी गुड। हाँ खाद हाँ, हाँ, खाद नहीं बीज डाल हमारा, के जैसे आपने बताया था वैसे। हाँ हाँ हाँ, नहीं हाँ हमारा तो एक मतलब, हाँ बोलिए। हाँ, तो मानसून में करने का डिसाइड किया है। एक्चुअली हर साल हम मानसून में कुछ लगाते हैं, जैसे भिंडी भिंडी भी लगाया था, और हाँ बेबी कॉर्न भी लगाया था। बहुत सारी चीजें लगाई थी। तो वो हिसाब से मानसून में लगाने का प्लान है। लेकिन अभी आपको देने के लिए शाक वाटिका के फोटो नहीं होंगे, सिर्फ हमारे फ्रूट गार्डन के होंगे, तो चलेगा ना? हाँ हाँ, चलेगा, नो ओके प्रॉब्लम। ओके ओके ओके। एक्चुअली हाँ, ये क्वेश्चन पेपर, जैसे रंजीत ने बताया कि क्वेश्चन पेपर इज वन वे टू अंडरस्टैंड कि आपने कितना मतलब ये हमारा जो कोर्स है उससे आपने कितना सीखा है और उससे आपको कितना फायदा हुआ है, ये हाँ जानने के ओके लिए और आपका उत्साह बढ़ाने के लिए ये क्वेश्चन पेपर और ये सब कुछ है। ओके ओके हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि आप शाखा वाटिका लगाते रहिए, और मतलब एक बार करके नहीं होता, ये बार बार हर साल आपको या शाखा वाटिका रखनी है, और आप खुद के पेड़ पौधे मतलब उगा के आपकी खुद की सब्जियां या फल ले सके, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। ओके ओके, थैंक यू हाँ, ओवर। थैंक यू। ओ थैंक यू। तो इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम आज का सेशन ख़त्म करते हैं। जो भी कोरोना से हमारे मन में निगेटिविटी आई है, उसको हम तुरंत निकाल दें मन से, और अच्छे आने वाले अच्छे दिनों के बारे में सोचें, और शाखा वाटिका ज़रूर लगाइए। अगर ये कोर्स ख़त्म हो रहा है फिर भी मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हर साल शाखा वाटिका लगाते रहिए, और हमारे नंबर तो आपके पास रहेंगे। ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी अगर कुछ आपको क्वेश्चंस है तो आप ज़रूर भेज दीजिए, हम उसका तो उत्तर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। सबको मैं धन्यवाद देती हूँ, और मैं आज का सेशन ख़त्म हुआ ये अनाउंस करती हूँ। धन्यवाद।